नमस्कार दोस्तों, और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का ये अपनी इस नई वीडियो में। और ये कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियो होने वाली है। और अगर आप इसे यहाँ से बंद करना चाहते हो तो बंद मत कीजिएगा, क्योंकि यही वीडियो आपके लिए आगे काम आएगी। और इसी वीडियो से आपके मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट फिर भी रह जाता है तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं उसके ऊपर एक आधी वीडियो और बना दूंगा, क्योंकि 11 सितंबर अभी नज़दीक है। तो जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर पूरी देख लीजिएगा। और बाकी आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए हैं वो आपने देख लिए होंगे। अगर कोई नहीं देखा हुआ है तो आप अब सारी वीडियोस को एक बार रिवाइज़ कर लें, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। जिस तरह से मैंने पेपर एनालाइज किया हुआ है तो ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं। और ये थोड़ी स्पेशल वीडियो होने वाली है मेरे लिए भी, क्योंकि इस वीडियो के जो हमारी पिछली वीडियो आई थी उसके साथ ही चैनल ने अपने 100 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट किया था। और हमारे जो स्टैट में दिख रहा है तो 250 एक्टिव लर्नर हो चुके हैं हमारे पास। जो स्टूडेंट जो एक्टिवली हमारी वीडियोस देख रहे हैं वो 250 हो चुके हैं। सब्सक्राइब अभी 36 ने किया हुआ है, लेकिन बाकी भी जो बिना सब्सक्राइब करे हुए देख रहे हैं वो देख लीजिएगा, क्योंकि आगे भी जब आप एमएससी करने जाओगे तो मैं एमएससी के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी वीडियो बनाता रहूँगा, तो जिससे आपके आगे भी वहाँ पे भी हेल्प होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी मैं 22 या 25 आपके कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर कर दूंगा। तो चलिए शुरू कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहला जो मैं टॉपिक लेके चल रहा हूँ वो मैं लेके चल रहा हूँ कार्नोट इंजन का। ठीक है, तो कार्नोट इंजन आपने पढ़ा ही है, आप अपने +2 से पढ़ते आ रहे हो। बीएससी में भी 1-2 सेम में कहीं पढ़ा होगा आपने। तो कार्नोट इंजन के पता है क्या यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या दिया होता है, 2 टेम्परेचर आपको दिए होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 टेम्परेचर दिए होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे T1 और T2 आपको दिए होंगे। इसके अलावा आपको क्या पूछा होगा, या तो आपसे परसेंटेज एफिशिएंसी पूछी होगी या फिर सिंपल एफिशिएंसी पूछी होगी। ठीक है, तो उसके अलावा क्या किया होता है इन्होंने, मतलब ऑलमोस्ट जो मैं देख रहा था तो उसके अलावा क्या किया होता है, साथ में क्या दिया होता है, एनर्जी। ठीक है, एंड हीट एक्सेट्रा। ठीक है, ये दिए होते हैं। पर ये किस लिए होते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर आपके क्वेश्चन में ये हों भी तो इन्हें आपने नकार देना है, इनकी तरफ देखना ही नहीं है। आपको एफिशिएंसी के लिए जो ज़रूरत है वो T1 और T2 की है। ठीक है, तो चलिए इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो जो कार्नोट इंजन के लिए जो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा, उसके लिए परसेंटेज एफिशिएंसी का मैं फार्मूला लिख रहा हूँ 1 - T2/T1। ठीक है, इंटू 100। ये फार्मूला आपको रखना है। देखिए इसमें ना कहीं एनर्जी यूज़ हो रही है ना कहीं हीट यूज़ हो रही है, तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी होगी। ठीक है, और आपको ये फार्मूला याद रखना है। और अगर सिंपल एफिशिएंसी पूछा होगा आपसे, तो ये 100, ये ऐसे, ये आपका फार्मूला आ गया सिंपल एफिशिएंसी के लिए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। तो मैं सेकंड कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊँगा अभी। कोप्लेनर मतलब वेक्टर में ज़्यादातर कोप्लेनर पूछा जाता है, और अब स्केलर और डॉट प्रोडक्ट तो आपसे पूछेंगे नहीं। तो कोप्लेनर में आपको क्या कंडीशन आएगी, ए डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर इक्वल टू 0 करना है आपको। कई बार ऐसे आपको कोप्लेनर वेक्टर्स दिए होंगे तो बीच में m वगैरह की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो उसके लिए ये आपका होगा। ठीक है, और अगर आप इसको करने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं ट्रिक बताऊँगा आपको अभी। तो आपको क्या करना है, जैसे ए वेक्टर दिया होगा, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तीनों में 3-3 कंपोनेंट होते हैं आई जे के। ठीक है, तो आपको तीनों कंपोनेंट देखिए, पहले ए वेक्टर के तीनों कंपोनेंट ऐसे लिख लेने हैं, A1 A2 और A3। मतलब आपको ऐसे A1 A2 नहीं लिखना है, वहाँ पे जो दिए होंगे आपके वो आपने लिख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद B के कंपोनेंट लिख लेने हैं, B1 B2 एंड B3, और C के कंपोनेंट लिख लेने हैं, C1 C2 एंड C3, जो भी होगा। जो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा उसको आपको 0 के बराबर कर देना है, जिससे आपकी m वगैरह की वैल्यू आ जाएगी। और डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो क्या होगा, कोप्लेनर वेक्टर हो जाएंगे आपके। ठीक है,
तो इस तरह से ये आपका जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट आप +2 से कर रहे हो और जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो 2 कॉन्सेप्ट आपके हो गए। मैं तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा हूँ अभी। तो तीसरा कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं, वो कौन सा कर रहे हैं हम, फूरियर सीरीज़ में, फूरियर सीरीज़ जो आपसे पूछी जाती है उसमें आपसे A0 पूछा जाता है यहाँ पे, या फिर A0/2। अगर आपसे सीधा A0 पूछा हुआ है तो आप ये वाली वैल्यू करेंगे, और अगर आपसे पूछा हुआ है कांस्टेंट की वैल्यू, फूरियर कोफिशिएंट में कांस्टेंट कोफिशिएंट या कुछ भी ऐसे कांस्टेंट करके लिखा हुआ कांस्टेंट की वैल्यू, तो आप A0/2 फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, देख लेते हैं हमें दिया क्या क्या होता है। इसमें आपको fx दिया होता है किसी भी x की फॉर्म में, x², x4, x6, x3, इस तरह से आपको fx दिया होता है। साथ में बाउंड्री कंडीशन दी होती है -L x L, यहाँ पे -पाई x पाई हो सकता है। ठीक है, -2 x 2, तो मैं जनरल केस लेके चल रहा हूँ -L x L। ठीक है, तो इसमें आपको A0 का जो फार्मूला है वो कैसे है, A0 = 1/, जो भी आपकी बाउंड्री होगी उसका मोड, जैसे -2 x और 2 है तो 2 लेके आपको यहाँ पे चलना है। ठीक है, और यहाँ पे -L से L, ये वाला -2 से 2, इस तरह से जो भी दिया होगा आपको वहाँ पे। ठीक है, और fx dx आपको इंटीग्रेट करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है और आपकी A0 की वैल्यू आ जाएगी। पर आप ध्यान रखिएगा वहाँ से आप A0 पूछा हुआ है या फिर कांस्टेंट कोफिशिएंट पूछा हुआ है। कांस्टेंट पूछा हुआ तो आपको बाद में A0/2 कर देना है और वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर में आपको दोनों वैल्यूज़ दी होंगी, सिंपल A0 की वैल्यूज़ भी दी होगी और वो थोड़ी चमका के लिखी होगी थोड़े ऊपर जैसे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। तो अभी मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फोर्थ कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा, वो आ रहा है हमारा मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, मैट्रिक्स जो जो पूछी जाती है यहाँ पे, जो ऑलमोस्ट कंडीशंस पूछी जाती हैं, तो पहली कंडीशन जो पूछी जाती है A डैगर A। ठीक है, तो ये कौन सी होगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, जो सेकंड होगा वो क्या होगा, A डैगर A = I। आई क्या होता है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर इस तरह से होगी तो क्या बोलेंगे हम इसे, यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, और इसी में जो थर्ड पार्ट, जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन आता है वो आता है A-A = I। तो इसे क्या बोलते हैं हम, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होगी। ये आपका फोर्थ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, आप कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो उसको दोबारा देखिए, फिर उस टाइप की क्वेश्चंस जो अब मैंने वीडियोस में आपने कॉपी पे नोट्स बनाए होंगे मेरी वीडियोस देख के, वहाँ पे चेक कीजिए, आप उसी वीडियो में जाके चेक कीजिए। ठीक है, तो जो पांचवा कॉन्सेप्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, ऑसिलेटिंग सीरीज। ठीक है, ये ऑलमोस्ट मैथमेटिकल में क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि ये आसान होता है परंतु बच्चों ने पढ़ा नहीं होता है। ठीक है, तो ऑसिलेटिंग सीरीज़ किस टाइप की होती है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आया हुआ है मैं उसी को करके बता देता हूँ। 2 - 3 5 प्लस 2 प्लस 3 -5 प्लस ऐसे इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो मतलब आपने देखना है कि कोई भी 3 कंपोनेंट है या फिर उसका 4 कंपोनेंट हो आपके पास, तो वही कंपोनेंट रिपीट हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, ऑसिलेटरी सीरीज़। साइन को आपने नहीं देखना है, आपने मोड लेके चलना है। ठीक है, कि वही कंपोनेंट बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, ऑसिलेटिंग सीरीज़। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे आते हैं वो आता है पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव, ये तो आपको वैसे पता ही होगा, आपको निकालने आता ही है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन मैंने कराए भी हुए हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव के आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसको रहने देता हूँ, ऐसे आपका टाइम वेस्ट होगा नहीं तो। चलिए सेवन्थ कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूँ सीधे ही। ये क्या आता है, नोड्स एंड एंटी नोड्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक वेव बना के दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक वेव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक पॉइंट से लेके यहाँ के पॉइंट तक के डिस्टेंस होता है जो हमारा, उसको क्या बोलते हैं हम, लैम्डा। लैम्डा क्या होता है हमारे पास, वेवलेंथ। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स हैं 1 2
3, इस तरह से आगे को चलते रहेंगे। इन्हें क्या बोलेंगे? नोड्स। मतलब जहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही हो हमारी वेव, उसे क्या बोलते हैं? नोड्स। ठीक है। और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? एंटी नोड्स। तो जब ये देखिए पूरा लैम्डा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वेव होती है जो हमारी, वो यूनिफॉर्म होती है, कि जैसे मतलब वो ऐसे जा रही है तो वो बराबर रहेगा। ठीक है। अभी आप जब एमएससी में हो जाओगे तो आप सीआरओ में वेव्स बना के देखोगे तो वो बराबर रहता है। ठीक है। अगर ये पतली होगी तो इस तरह से होगी, लेकिन हर एक ये वाले डिफरेंस में, ये वाले डिफरेंस में डिस्टेंस बराबर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा है, तो दो एडजेसेंट नोड्स के बीच का डिफरेंस क्या आएगा? λ/2। उसी तरह से एंटी नोड्स देखिए, ये आ गया एंटी नोड्स, इसके बीच का डिस्टेंस भी क्या आएगा? λ/2। ये क्वेश्चन आपसे ऑलमोस्ट पूछा जाता है कि जब उनके पास ऑप्टिक्स में कुछ भी डालने को नहीं रहता है तो वो नोड्स डाल देते हैं कि बेटा लो नोड्स का क्वेश्चन करो। ठीक है। तो उसके बाद अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 8 से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा कि जो हमारी एच है, तो एच ने मेरिट लिस्ट आउट कर दी है, मेरिट लिस्ट। और उसमें पहली जो काउंसलिंग है वो 15/9/2021 में है। ठीक है। तो अगर आप काउंसलिंग के लिए आ रहे हो या आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं यहीं शिमला में हूँ। और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कुछ भी आपको और डाटा चाहिए तो, या कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको मेरे इंस्टाग्राम की आईडी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं, तो नीचे कमेंट में बात कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल में एक डिस्कशन टैब होता है, आप वहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट करके मैं आपके वहाँ पे भी आंसर दे सकता हूँ। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। अभी 8th कॉन्सेप्ट चला हुआ है, तो 8th कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास क्वार्क्स के ऊपर। ठीक है। तो क्वार्क्स क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं हमारे पास। देखिए एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है? एक एटम होता है। सब एटॉमिक में क्या आता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूक्लियस। ठीक है। तो अब सब एटॉमिक में आते हैं ये। तो अब न्यूक्लियस के और दो पार्ट हो जाते हैं, तो न्यूक्लियस के पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, और न्यूक्लियस के पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सब एटॉमिक आ गए। अब सब एटॉमिक के भी आगे जाना हो हमें, कि हम बोल रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ के देखते हैं, तो वो क्या आ जाते हैं हमारे पास? क्वार्क्स। ठीक है। तो इस टाइप से आता है आपके पास क्वार्क्स। तो क्वार्क्स में पूछा जाता है कि प्रोटॉन में कौन कौन से क्वार्क होते हैं और न्यूट्रॉन में कौन कौन से क्वार्क होते हैं। तो देखिए जो ये दोनों एंटिटीज़ हैं, ये किस चीज़ से बनी होती हैं? 3 क्वार्क से बनी होती हैं। ठीक है। 3 क्वार्क ईच में बनी होती है। तो देखिए इनमें डिफरेंस भी यही होता है, क्वार्क्स का डिफरेंस होता है। तो देखिए क्वार्क कैसे बने होते हैं? अप अप डाउन। ठीक है। इसको आप यू यू और डी लिख सकते हो। ठीक है। और ये कैसे बनी होती है? अप डाउन डाउन। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? यू डी डी। ठीक है। तो इस तरह से क्वार्क का ये हो जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स का पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का अगर आपको पता क्या देखना है कि कोई यू डी एस या यू यू एस है, एस चलता है हमारे पास स्ट्रेंज। अगर इस तरह से होगा तो आप वो ऑप्शन टिक कर देंगे। और अगर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स के लिए पूछा हो अगर, और ये ऑप्शंस नहीं हो, तो आपको नन ऑफ दीज करना है। ठीक है। नन ऑफ दीज। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बने होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? लेप्टॉन से। ठीक है। तो ये क्वार्क नहीं होते हैं, लेकिन कई साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने ये चलाया हुआ है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को अप डाउन स्ट्रेंज या अप अप स्ट्रेंज से डिनोट करेंगे, क्वार्क से उसको डिनोट करेंगे। तो इसलिए अगर ये ऑप्शन आती है तो आप ये वाले ऑप्शन लगाएं, नहीं तो नन ऑफ दीज लगा दें, क्योंकि ये तो ऑप्शन नहीं आने वाली है। ये बहुत मतलब रेयर है और इसे डालते नहीं है। तो वही अगर इनमें से ऑप्शन आती है तो ये वाला लगा दें, और नहीं तो नन ऑफ दीज लगा दें इलेक्ट्रॉन के केस में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैंने आपको बता दिए। ठीक है। तो अभी चलेंगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, 9th कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है। तो 9th कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे आएगा वो आएगा इसेंट्रिसिटी का। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ई क्या होती है? एलिप्स होता है, उसके बीच में ऐसे दो, ये मान लो एलिप्स का सेंटर है, तो ये पहला सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस और ये बड़े सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस, तो ये छोटा बटे बड़ा। ठीक है।
मतलब ये होता है, मतलब ये सेंटर पे डिपेंड करता है, सेंटर कहाँ, जैसे सेंटर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इस तरह से। तो अगर इन्वर्स स्क्वायर लॉ में पूछा होता है ज़्यादातर आपको, तो उसमें ए छोटा होता है और बी बड़ा होता है, तो इसेंट्रिसिटी हमेशा क्या आती है, लेस देन 1। ये क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट हर पेपर में आया हुआ देखा है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा। 10वां जो कॉन्सेप्ट मैं करा रहा हूँ, उसके लिए कमेंट भी आया था एक, मैट्रिक्स ऑप्टिक्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो उसी से रिलेटेड है ये, थिन लेंसेज। ठीक है, थिन लेंसेज की सिस्टम मैट्रिक्स जो होती है वो इस तरह से होती है, ए बी सी डी। ठीक है, इसका जो एक और टाइप होता है वो क्या होता है, ये एंड अलग टाइप बता रहा हूँ मैं आपको। 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू आती है -1/f। एफ क्या आता है, फोकल लेंथ। ठीक है, और यहाँ पे आता है डी की वैल्यू 1। तो यहाँ से आप देख सकते हो सी इज इक्वल टू -1/f है, सी इज इक्वल टू -1/f। ठीक है, अगर इस तरह से पूछा हो तो -1/f, और अगर f पूछा हो आपसे तो -1/c। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ये एलिमेंट है, तो ये वाला एलिमेंट, ठीक है, -1/c इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ अ सिस्टम ऑफ थिन लेंसेज। ठीक है, कॉम्बिनेशन जो थिन लेंसेज का करते हैं हम, उस तरीके से। तो आपके 10 कॉन्सेप्ट इसी के साथ हो गए। तो अभी मैं 11वें कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। 11वां कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ब्रूस्टर्स एंगल। ठीक है, तो ब्रूस्टर्स एंगल का क्या होता है, tan ऑफ थीटा बी। थीटा क्या होता है, ब्रूस्टर्स एंगल, ये थीटा बी। ठीक है, इज इक्वल टू n2/n1। n2 क्या हो गया हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का, सेकंड मीडियम का, और 1 आ गया फर्स्ट मीडियम का। ठीक है, कई बार एक ही मीडियम दिया होता है तो n लेके चलते हैं हम। ठीक है, समझ रहे हो, तो n लेके चलते हैं। तो ये ब्रूस्टर्स एंगल इस तरह से, मतलब tan ऑफ थीटा आपको फाइंड करना होता है, और अब tan ऑफ थीटा की वैल्यूज आप याद करके चले जाना, 1/√3 इस तरह से होती हैं। लेकिन आपको किस में याद करनी है वो, जैसे 1/√3 आता है 0.577, √3 आता है 1.717, इस तरह से पॉइंट्स में, क्योंकि वो पॉइंट्स वाली वैल्यू आती हैं ऑप्टिक्स में। 1/√3 नहीं आएगी आपको, 1/√3 का 0.577 ऑप्शन होगी वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये आप करके चले जाइएगा, बहुत आसान आता है ये। तो 12th कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं हम। 12th कॉन्सेप्ट ये थोड़ा बड़ा होने वाला है। इसमें मैं आपको 3 लॉ करवा दूंगा, जो 3 लॉ पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट हर बार। ठीक है, पहला आता है फेराडेज लॉ। ठीक है, तो फेराडेज लॉ क्या होता है हमारे पास, कर्ल ऑफ ई। ठीक है, मतलब लेप्लेसियन ऑपरेटर इनटू ई, इसे और क्या बोलते हैं, कर्ल ऑफ ई। ठीक है, इज इक्वल टू -Δ B/Δt। बी क्या हो गया हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नेगेटिव ऑफ दैट इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ई। ठीक है, ये फेराडेज लॉ आपका हो गया। इनको याद कर लीजिएगा, मैक्सवेल की इक्वेशन भी हैं ये, और ये आता है ऑलमोस्ट, आता ही आता है। ठीक है, तो ये मतलब ये 3 लॉ मैं आपको करा रहा हूँ, उनमें से एक ना एक आता ही है। सेकंड लॉ आता है पियर्स सर्कुटल लॉ। ठीक है, तो एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या होता है, B.dl इज इक्वल टू μ0I, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू μ0I। μ0 क्या होता है, कांस्टेंट, परमीबिलिटी का कांस्टेंट, और आई होता है हमारे पास करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, इसकी जो सेकंड जो आती है वो क्या आती है हमारे पास, कर्ल ऑफ बी, मतलब कर्ल ऑफ बी। ठीक है, इज इक्वल टू μ0 इंटू चार्ज डेंसिटी जे। अगर आपको ये डेरिवेशन देखनी है कि किस तरह से हो रहा है, तो जो रिसेंट वीडियो है पार्ट नंबर 6 है, उसमें मैंने ये डेरिवेशन की हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि इससे ये कैसे आता है। ठीक है, तो ऐसे आप याद करके चले जाओ। ठीक है, ये 2 ही तो फॉर्मूले हैं, याद तो आप कर ही सकते हो इतना सा, बाकी बाद में हम क्लियर करते रहेंगे टेस्ट के बाद। ठीक है, तो जो तीसरा चलता है वो क्या आता है हमारे पास, गॉस लॉ। ठीक है,
ये लॉ आता है, ऑलमोस्ट लॉ आ जाता है, पूछ लेते हैं आपसे। अगर लॉ नहीं आए तो क्या आता है इसमें से, क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। एक जो न्यूमेरिकल डाल देंगे वो उसमें से डालेंगे। तो क्या होता है ये, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ऑफ। तो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास 13th कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, चार्ज, ठीक है, प्लेस्ड इन अ क्यूब, ठीक है। फाइंड करने को आपको क्या बोला होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होगी। कभी दिया होगा कि इसमें 3 सेंटीमीटर अवे है, कभी 5 सेंटीमीटर अवे है, कभी इसमें चार्ज डेंसिटी ये है, ये वो है। तो आपको देखिए इसमें सिंपल फार्मूला लगाना है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद होगी 8.85 इंटू 10 समथिंग, और क्यू की वैल्यू आपको दी होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका या तो फार्मूला पूछा होगा, अगर न्यूमेरिकल आया होगा तो क्यू की वैल्यू समथिंग दी होगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद है, वो आपके पुट करके आपको आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन जो याद रखने वाली चीज़ है वो क्या है, एस आई यूनिट, ठीक है। चार्ज जो माइक्रो कूलम में दिया होता है ऑलमोस्ट, तो आप इसे जो है 10⁻⁻⁶ से करके, या जो जिस भी आपको अगर नैनो कूलम में दिया होगा या फिर किसी भी में दिया होगा, तो इसे आप कन्वर्ट कर लेना पहले, तब आके प्रोसीड करना, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे अभी हम। चार्ज का तो हो गया, तो अभी चलेंगे हम 14th कॉन्सेप्ट की तरफ। 14th कॉन्सेप्ट लेज़र से आ रहा है हमारे पास, रूबी लेज़र, ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलमोस्ट क्लियर करवाई दिए हैं पिछली वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखी हुई हैं तो वो जाके आप देख लीजिए। तो इसमें से दो चीज़ें आपसे जो पूछी जाती हैं वो क्या पूछी जाती हैं, इसकी स्टेट पूछी जाती है। तो ये क्या होती है हमारे पास, 3 स्टेट लेज़र होती है। क्यों होती है वो रिसेंट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, वहाँ पे जाके देख लीजिए। और इसमें क्या होता है हमारे पास, ऑप्टिकल पंपिंग आती है, ऑप्टिकल पंपिंग। तो ये दो चीज़ें हैं जो लेज़र से आपसे पूछी जाती हैं। तो इस तरह से ये आपको दो क्वेश्चन बनते हैं, तो ये दो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो 15th जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ऑपरेटर्स के ऊपर है। ऑपरेटर्स, अभी आपने क्वांटम की बुक पढ़ी होगी, तो उसमें आपको दो ऑपरेटर पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। मोमेंटम ऑपरेटर, और क्या पढ़ाया जाता है आपको, एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है। तो मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है। तो ये होता है -I H डेल। डेल क्या हो गया हमारे पास, लैप्लेसियन ऑपरेटर। इसे और किस तरीके से लिखते हैं, I H डेल बाई डेल्टा एक्स, करली बाई करली एक्स। और इस एक्स की जगह आर भी हो सकता है, जब 3 डायमेंशन में चलेंगे तो यहाँ पे आर हो जाता है, ठीक है। तो ये मोमेंटम ऑपरेटर होता है। इसे और कैसे लिखते हैं मोमेंटम ऑपरेटर को, H I, ठीक है, डेल, ठीक है। इस तरह से भी आ जाता है, क्योंकि मैंने ये ऐसे है ना, आई नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। आयोटा की आपको प्रॉपर्टी पता होगी ये, ठीक है। तो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है। एनर्जी ऑपरेटर, ई ऑपरेटर से बोलते हैं। और इसे कैसे लिखते हैं, आयोटा H करली बाई करली टी, टाइम के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा, ये 1 डायमेंशन में चलते हैं, एनर्जी 1 डायमेंशनल होती है, तो 1 डायमेंशन में चलती है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। 16th कॉन्सेप्ट की तरफ मैं जा रहा हूँ अभी। तो 16th कॉन्सेप्ट क्या आता है हमारे पास, 16th कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताऊँगा वो बताऊँगा आपको फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। फेज वेलोसिटी का फार्मूला Vp, मतलब वेलोसिटी ऑफ फेज, इज इक्वल टू एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा ओवर वेव वेक्टर के, ठीक है।
इसी के साथ जो ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू वेव वेक्टर के, क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी dw/dk। तो ये वाले फार्मूला है, इससे आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, इसका आप नोट्स आपके पास बने होंगे तो वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए 17th कॉन्सेप्ट जो मैं आपको कराऊंगा वो किसका कराऊंगा, एनर्जी ऑफ स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की स्टेट की एनर्जी क्या होती है हमारे पास, ई एन इज इक्वल टू एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा। ठीक है, एच कट क्या होता है, h/2 पाई, याद रखिएगा। तो इस तरह से अगर आपको, देखिए मैंने फार्मूला यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो अभी अगर आपको क्वेश्चन में क्या क्या पूछा होता है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है, जीएस एनर्जी, तो देखिए ग्राउंड स्टेट क्या होती है, एन इज इक्वल टू क्या होता है ग्राउंड स्टेट में, 0। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी, 0 + 1/2 एच कट ओमेगा। ठीक है, इस तरह से आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ जाएगी। अगर आपसे पूछा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आपको क्या करना है, एन की जगह 1 पुट करना है। ठीक है, तो 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, E1 इज इक्वल टू 1 + 1/2 3/2 एच कट ओमेगा। इस तरह से अगर आपका 2 यहाँ पे 2 पूछा होगा तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 पुट करोगे, 2 + 1/2 5/2। ठीक है, इस तरह से थर्ड एक्साइटेड स्टेट पूछी होगी तो क्या आ जाएगा, 3 + 1/2 कितना आएगा, 7/2। ठीक है, तो इस तरह से ये एनर्जी आ जाएगी आपकी। तो यही 3-4 क्वेश्चन हार्मोनिक ऑसिलेटर से आते हैं, तो इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर मैंने प्रीवियस वीडियो में भी करवाए हुए हैं आपको कुछ क्वेश्चन, आप वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो, आपके पास अभी टाइम है, तो आप पिछली सारी जो प्रीवियस ईयर की वीडियोस हैं उन्हें एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो मैं 18 कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूँ। तो 18 कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, जैकोबियन। ठीक है, तो जैकोबियन में आपको दिया क्या होता है, देखिए 2 फंक्शन दिए होते हैं। ठीक है, कोई से भी 2 फंक्शन दिए होते हैं, एक्स कॉस वाई प्लस एक्स कॉस वाई एंड वाई कॉस एक्स, इस टाइप से दिया होगा, या आर कॉस थीटा प्लस कुछ भी, ऐसे इस तरीके से 2 को दिए होते हैं आपके हमेशा, 2 फंक्शन जिन्हें हम बोलते हैं F1 एंड F2। ठीक है, तो आपको जैकोबियन जो फाइंड करना है, जैकोबियन वो क्या होएगा, डेल्टा करली F1 करली F2, ठीक है, करली F1 करली F2। ये चीज़ यहाँ भी हो सकती है। ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ भी हो सकती है और ये वाली चीज़ यहाँ भी हो सकती है, क्योंकि ट्रांसपोज में ये चीज़ें चेंज होती हैं तो डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डिटर्मिनेंट हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता है। जो सेकंड जो इसमें चीज़ आएगी वो, अगर आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोले हैं एक्स एंड वाई, तो ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा करली एक्स ओवर करली वाई। ठीक है, करली वाई। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा करली वाई, यहाँ पे एक्स आएगा। ठीक है, करली एक्स, रुको मैं इरेज करके फिर से लिख देता हूँ। जैकोबियन क्या आएगा हमारे पास, करली F1 ओवर करली एक्स, ठीक है, करली F1 ओवर करली वाई, ठीक है, करली F2 ओवर करली एक्स, करली F2 ओवर करली वाई। ये वाली चीज़ यहाँ, ठीक है, और ये वाली चीज़ यहाँ भी आ सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको उससे भी। तो डिटर्मिनेंट आपको ये फाइंड करना है, वो जैकोबियन की वैल्यू आएगी। जैकोबियन से अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो 19 में भी आया हुआ है, 17 में भी आया हुआ है, तो 21 में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये जैकोबियन, अगर मैंने पहले ही पार्ट है शायद उसमें भी जैकोबियन सॉल्व किया हुआ है, और शायद हाँ उसी में सॉल्व हुआ है, और किसी और वीडियो में भी जैकोबियन सॉल्व हुआ है, तो आप वहाँ से जाके उसे भी देख सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहा हूँ। 19th कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है
तो वो आ रहा है रिड्यूस्ड मास का। तो देखिए रिड्यूस मास का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, रिड्यूस मास इज इक्वल टू, आपके पास कोई भी दो मास दिए होंगे तो उनका प्रोडक्ट, ठीक है, ओवर उनका सम। तो ये रिड्यूस मास आ जाता है हमारे पास m1 प्लस m2 नीचे, ठीक है, m1 इंटू m2 ऊपर आ गया। तो इस तरीके से हमारा रिड्यूस मास आ जाता है। तो रिड्यूस मास का क्या होता है हमारे पास, ये जब कोई रिलेटिव वेलोसिटी में कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है तो वहाँ पे काम आता है। तो इस तरीके से आप रिड्यूस मास वहाँ पे आ सकता है। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट क्या क्या होता है, आपको दोनों मास सेम दिए होते हैं, तो यहाँ पे एम स्क्वेयर ओवर एम प्लस एम 2m आ जाता है, ठीक है। कई बार दिया होता है कि एक मास m है, एक उसका हाफ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए फार्मूला से एम स्क्वेयर बाई 2 ओवर एम प्लस एम बाई 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा m प्लस एम बाई 2, 3m/2, ठीक है। m से ये स्क्वेयर कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, m/3। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चल रहे हैं हम 20 कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहे हैं। 20 कॉन्सेप्ट हमारे पास, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, 1 ओवर टाइम पीरियड, समझ रहे हो, ठीक है। और उसी तरह एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 बाई टाइम पीरियड, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आते हैं, तो कई बार आपने ध्यान देना है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है, फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है। कई बार इतना मतलब सिंपल क्वेश्चन डाल देता है थोड़ा सा ट्रिक के साथ, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 21 कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहा हूँ मैं अभी। 21 जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, कोहेरेंस लेंथ ऑफ लेज़र, ठीक है। तो देखिए क्या अभी क्या बात आती है हमारे पास, बात आती है कि जो कोहेरेंस लेंथ होती है, अगर आपने बीएससी ऑनर्स नहीं की हुई है तो आपने कोहेरेंस लेंथ पढ़ी नहीं होगी, मतलब लेज़र के बारे में पढ़ा ही नहीं होगा। जैसे हमने भी लेज़र के बारे में पढ़ा नहीं हुआ, हमारा बीएससी पास कोर्स था, लेकिन उसके बाद जब खुद स्टडी करनी पड़ती है तो मैंने तभी ये सब पढ़ा हुआ था। तो देखिए जो कोहेरेंस लेंथ होती है एल सी, वो क्या होती है, देखिए मैं फिर से लिखता हूँ, एल सी नहीं होता है, मतलब एल के पैरों में सी सबस्क्रिप्ट में चलता है, तो कोहेरेंस लेंथ बोलते हैं, लेंथ एल से लेंथ, सी से कोहेरेंस, ठीक है। तो क्या होती है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाउ, टाउ क्या आ गया हमारे पास, कोहेरेंस टाइम, ठीक है। तो सी इंटू टाउ, तो टाउ होता है ना वो क्या होता है हमारे पास, 1 ओवर बैंड विड्थ, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में कई बार ऐसे हर्ट्ज में बैंड विड्थ दी होती है, तो वो वाला आप टी ओ टाउ इजकल टू 1 ओवर बैंड विड्थ यहाँ पे पुट करोगे, आपकी कोहेरेंस लेंथ आ जाएगी। कई बार पता क्या क्या होता है, आपको ऐसे v1 की वैल्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी v1 की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी v2 की वैल्यू दी होती है, तो पहले आपको ऐसे ये डेल्टा न्यू बैंडविड्थ फाइंड करनी पड़ेगी, v2 माइनस v1, ठीक है। उसे यहाँ पे टाउ में पुट कीजिए, ठीक है, यहाँ पे पुट कीजिए, और उसी तरह से आपकी एल सी की वैल्यू हो जाएगी सी इंटू 1 ओवर डेल्टा न्यू, जो भी न्यू की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये कोहेरेंस लेंथ इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आए। तो 22 कॉन्सेप्ट, और इसे लास्ट करते हैं अभी, क्योंकि बाकी तो आपके ऑलमोस्ट क्लियर ही हैं। तो 22 कॉन्सेप्ट की बात चलते हैं। देखिए आपको इसमें क्या दिया होगा, दो पैरेलल लाइंस, मतलब दो पैरेलल वायर्स दी होंगी, एक की लेंथ L1 और एक की लेंथ L2 दी होगी, और उनके बीच का जो सेपरेशन का डिस्टेंस होगा कुछ, ठीक है। तो उनके बीच में आपसे क्या पूछ रहा होगा कि जो फोर्स लग रही है वो कितनी फोर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको L1 और L2 दिया हुआ है, तो जो भी छोटा होगा इसमें से, जैसे मान लो ये 5 दिया हुआ है और ये 10 दिया हुआ है, तो ये छोटा है, तो L की वैल्यू आपको क्या लेनी है, छोटी। क्योंकि देखिए क्यों कर रहे हैं, इस तरह से देखिए दो पैरेलल वायर्स हैं, तो इनके बीच में से करंट फ्लो कर रहा है, तो इन दोनों के बीच की फोर्स करनी है, तो वो फोर्स कहाँ तक लगेगी, यहीं तक लगेगी ना। कितनी भी लंबी वायर हो, इन्फिनिटी तक ले जाओ इसे, ठीक है।
लेकिन जो फोर्स होगी वो जो छोटी वायर है उसी के सामने तक लगेगी। ऑलमोस्ट पता क्या होता है, यहाँ पे इक्वल लेंथ दे दी होती है, ठीक है, इक्वल लेंथ 20, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है तो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि जब आप लिखने लोगे लेंथ ऑफ वन वायर इज़ 5, लेंथ ऑफ सेकंड वायर इज़ 10, इस तरीके से, तो उन्होंने क्या किया होता है, इक्वल दे देते हैं। अगर इक्वल नहीं दिया हो तो छोटी वायर के लिए आपको एल ले लेना है, जितना छोटी वायर की लेंथ होगी वो आपका एल आ जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है, जो एल आ गया। इसमें आपको क्या और क्या दिया होगा, करंट फ्लोइंग इन फर्स्ट वायर, करंट फ्लोइंग इन सेकंड वायर, ठीक है, ये दोनों वायर के बीच का करंट आ गया, और जो डिस्टेंस दिया होता है वो डी दिया होता है। तो जो आपको पहला काम करना है, जो आपका फर्स्ट वर्क है इस न्यूमेरिकल में, जो एल और डी की वैल्यू जो आपने है उसे आपको क्या करना है, एस आई यूनिट में, मतलब मीटर में चेंज करना है। ये सेंटीमीटर में दी होती हैं, तो आपको पहले से मीटर में चेंज कर लेना है, ठीक है। अगर मीटर में चेंज नहीं करोगे तो आपको ऐसा आंसर आएगा कि वो तो पेपर में होगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको पहले मीटर में चेंज कर लेना है, जो आपका फर्स्ट वर्क है। तो सेकंड करना है, आपको क्या करना है, फोर्स का फार्मूला लगाना है। फोर्स का फार्मूला होता है परमीबिलिटी म्यू नॉट इंटू I1 I2, और जो एल है एस आई यूनिट का एल, ठीक है, ओवर 2 पाई इंटू डी, एस आई यूनिट का डी। मतलब अगर आपको 1 सेंटीमीटर दिया हुआ तो 0.01 मीटर, उस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये परमिएबिलिटी की वैल्यू है, इंटू I1 I2 इंटू एल, ठीक है, ओवर 2 पाई डी। 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, 2 बच गया, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 इंटू I1 I2 इंटू एल ओवर डी इंटू 10⁻⁻⁷। इसे ऐसे रहने देना है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो आपकी ऑप्शंस दी होती हैं वो 10⁻⁷ में दी होती हैं, तो आपका टाइम बचेगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को रैप अप करते हैं। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ हो, या कोई और कॉन्सेप्ट आपको किसी की क्लियरेंस चाहिए, तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा 11 सितंबर से पहले वीडियोस बनाने की। अगर आपको और कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी के लिए मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई में इंस्टाग्राम आईडी बता दूंगा, आप वहाँ पे बात कर सकते हो। या आपको किसी और क्वेश्चंस के आंसर जानने हैं, जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हुए हैं उनके क्वेश्चन आंसर जानने हैं, तो वहाँ पे भी आप इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो। तो चलिए, धन्यवाद। Yeah.